नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम आपके लिए हाजिर हैं आपके पेपर का सलूशन लेकर। आइए चलते हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने कितना बेहतर किया है, कितना अच्छा किया है, कितने आपने अपने आप को कितना तक आंका है, कितना बेहतर है आपका। आइए हम लोग एक बार देखते हैं। पहला प्रश्न आपका हिंदी से ही रहा होगा, तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, सामान्य हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है जिसमें निर्देश लिखा गया है। निर्देश को पढ़कर उस पैसेज को पढ़िए और पैसेज के पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न आपके उससे संबंधित है उसका जवाब आपको देना है। तो आइए चलते हैं। पैसेज था कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बर्मा, म्यांमार, जापान आदि देशों में रहने वाले भारतीयों को एकत्र कर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, आज़ादी का बिगुल फूंका। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा लोगों को प्रेरणा प्रदान की और संघर्ष करने का आह्वान किया। अब इस पैसेज से एक प्रश्न आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो अभी मैंने पढ़ा था ऊपर की लाइन में कि नेताजी किस नाम से प्रसिद्ध हैं? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है नेताजी के नाम से? तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा नेताजी। क्लियर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह कैसा वाक्य है? आपको यही बताना ये कैसा वाक्य है। क्या ये साधारण वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या फिर आपका संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इस साल इंटरमीडिएट पास किया था दोस्तों, ये बड़ा ही साधारण सा सवाल है और साधारण वाक्य भी है। ये जितना आसान सा सवाल उतना आसान सा इसका जवाब भी है। तो इसका जवाब क्या है? साधारण वाक्य है। क्लियर। इसका जवाब है कि यह आपका साधारण वाक्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलाते चलिए बेहतरीन तरीके से आप लोग। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं? ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं? क्या अंग आ है, का खा है, या आ है, या स और ज्ञा है? तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि इसका जवाब क्या है। तो अंग आह है। या ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये तो अनुस्वार और विसर्ग है, या इसका योग नहीं होता, इसलिए इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। अगला है कि विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहां होता है, यानी कहाँ होता है? जहां शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, या जब शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन हो, या जब शब्द के आरंभ में कोई अनुस्वार हो, या जब शब्द के आरंभ में अनुनासिक हो। तो दोस्तों इसका भी जवाब मुझे पता है, जवाब इसका लग भी गया है और पहला भी सही है। पहला ही सही है जवाब इसका। जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो तो उसका हम विलोम बनाते हैं, अन लगा के हम विलोम बनाते हैं और विलोम बन जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से ऐब शब्द का समानार्थी नहीं है। पूछ रहा है, ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए। मुझे लगता है कि आपने नहीं या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने पढ़ा है नहीं शब्द तो आपका जवाब सही होगा, और नहीं पढ़ा है तो नहीं सही होगा। तो ऐब शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है तो व्यवहार नहीं है। क्या नहीं है? व्यवहार नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है? ये पूछ रहा है समानार्थी क्या है। अब नहीं लगाया इसमें है क्या वो पूछ रहा है। इसका जवाब होगा इंदु शब्द। इंदु आपका समानार्थी है। किसका समानार्थी है? तो चंद्रमा का समानार्थी है इंदु। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द क्या हैं? कैसा शब्द है ये? क्या ये समास हैं या अलंकार हैं या विलोम है या तुकांत हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा कि यह तुकांत शब्द है। क्या है? ये तुकांत शब्द है। कैसा शब्द है? तुकांत शब्द है। क्लियर। चलिए मूल सूल ये तुकांत है, क्योंकि जब शब्द के अंत में
समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो वही तुकांत कहलाता है, उसी को तुक कहते हैं। चलिए अगला है चामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित है। चामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग क्या है, यही पूछ रहा है कि वाक्य में श्यामू और पतंग क्या है। तो क्या संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है, तो आपको पता ही होगा कि वह है आपका श्यामू और पतंग दोनों संज्ञा शब्द हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं। बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं, वाक्य में विशेषण बताइए। विशेषण शब्द क्या है, क्या छुड़ाकर या बढ़िया या नौकरी या लाया, बताइए दोस्तों। इसका जवाब होगा कि बढ़िया। बढ़िया यही इसका, इसी वाक्य में, पूरे वाक्य में यही विशेषण शब्द है, बढ़िया शब्द। क्लियर क्लियर। चलिए तो अगला प्रश्न है कि पक्षी का बहुवचन है। पक्षी का बहुवचन है, क्या पक्षियों है या पक्षी है या पक्षियाँ हैं या पक्षियाँ हैं, क्या है पक्षी का बहुवचन क्या है। तो पक्षी का बहुवचन मुझे उम्मीद है कि सबका सही होगा। चलिए कोई बात नहीं है, इसका जवाब क्या होगा, पहला है, पक्षियों है। पक्षी का बहुवचन पक्षियों। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, क्या चाल है या चित्र है या चित्त है या चिंता है। तो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द आपका चित्र है। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि जिस शब्दों के अंत में त्रा आता है वह सारे के सारे शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, उसमें सोचना ही नहीं था। आपको त्रा आया, यही आपका शब्द पुल्लिंग है, आपको तुरंत मार के जवाब आगे हटना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, सही हुआ है तब भी ठीक है। कर है अवर्णनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है। अवर्णनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, क्या नीय या ई या ई या कौन सा प्रत्यय है। तो अवर्णनीय में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। परिश्रम में कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, क्या पा या पर या पर या श्रम। तो परिश्रम में परि उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कपड़ा का तत्सम शब्द क्या है। ये सबको पता होगा, इसमें कुछ सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। तो कपड़ा का तत्सम शब्द करपट होता है। ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। बिजली गिरना शब्द से तात्पर्य है बेसुध होना या सन्न रह जाना या उठ जाना या भाग जाना। इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको सोच विचार के देना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है सन्न रह जाना। बिजली गिरना का जवाब है सन्न रह जाना। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका दुर्गेश में कौन सी संधि है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। दुर्गेश में कौन सी संधि है। तो दुर्गेश शब्द में गुण संधि है, दुर्ग प्लस ई से। आ प्लस ई बराबर ए, एक चोटी मात्रा, याद रखना, सदैव काम आएगा। ये फार्मूला आपको सदैव काम करेगा, हमेशा मदद करेगा आपकी। चतुरानन में कौन सा समास है। तो चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, यानी कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। सोचना ही नहीं था, बहुत आसान सा प्रश्न था। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है कि खेलना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खेलना की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। खेलना की प्रेरणार्थक, क्या खेलना या खिलाना या खिलवाना या खेल। तो खेलना की प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों खिलवाना। यही आपका मूल प्रेरणार्थक है, यही आपका मुख्य प्रेरणार्थक है, इसी को हम बोलते हैं तृतीय प्रेरणार्थक। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आखिरी प्रश्न है कि देशज वे शब्द हैं जिनकी
उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, उत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत से हुई है, उत्पत्ति का पता नहीं चलता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर है इसका कि उत्पत्ति का पता नहीं चलता। क्लियर? तो ये था आपके हिंदी के 20 प्रश्न। इसके बाद संस्कृत वाले सर आएंगे, आपको संस्कृत का उत्तर बताएंगे। ठीक, चलिए। नमस्कार संस्कृत मित्रांन, आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत के 10 प्रश्न लेकर आए हैं। उसका सही उत्तर क्या होगा उसको मैं बताता हूं। तो श्लोक है आपका, यस् अस्ति वित्तम स नरा कुलीना स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंत। तो इस श्लोक पर आपका प्रश्न किया गया है, 31 नंबर पर है प्रश्न आपका। 31 नंबर पर, सर्वे गुणा आश्रयंति, सभी गुण आश्रित हैं, कुलीना, श्रुतवान, गुणज्ञ, कांचनम। तो इसका सही उत्तर आपका होगा मित्रों कांचनम। सही उत्तर आपका होगा कांचनम। अगला प्रश्न है 32 नंबर पर, कत प्रत्यय की संज्ञा है। कत प्रत्यय की संज्ञा है मित्रों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा मित्रों आपका बी, निष्ठा। कत और कतवत दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है मित्रों, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, अच्छादु इन्नाम उपसंख्यानम वार्तिक का उदाहरण है। अच्छादु इन्नाम उपसंख्यानम वार्तिक का उदाहरण है। आप देखिए इसमें 4 विकल्प है, महौषधि, प्रसवा, अच्छौड़ी, प्रौढ़ा। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा सी। सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। सी सही उत्तर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखें मित्रों 34, राज्ञा पुरुष का समस्त पद होगा। ये आपका समास विग्रह है, तो समस्त पद पूछ रहे हैं, तो राजपुरुषा सही उत्तर होगा। राजपुरुषा का आपका राज्ञा पुरुषा समास विग्रह किया गया है, तो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। मित्रों आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न, द्रोणो ब्रीहि वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। द्रोणो ब्रीहि वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है आपका मित्रों, प्रातिपदिका अर्थ मात्र में प्रथमा। आपका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विचिंत में कौन सा प्रत्यय है। विचिंत में कौन सा प्रत्यय है आपका, इसमें विचिंत में आपको बताया गया है, जब उपसर्ग हो फिर उसके बाद धातु हो तो आपका लप प्रत्यय होता है। आपका लप ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों 33 नंबर पर, माया चंद्रा दृश्यते वाच्य परिवर्तन करें। ये आपका कर्म वाच्य में दिया गया है, इसको आपको कर्तवाच्य में बदलना है। तो माया का प्रथमा में करेंगे हो जाएगा अहम, और चंद्रा को द्वितीया में करेंगे हो जाएगा चंद्रम, और दृश्यते जो है आपका आत्मनेपदी का एक वचन का रूप है, तो आप लगाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन में। तो पश्याम आप देखेंगे अहम चंद्रम पश्याम किस वाक्य में है आपका डी। डी उत्तर सही हो जाएगा मित्रों, उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 38, प्रत्येकम में किस उपसर्ग के साथ संधिकार हुआ है। प्रत्येकम में आपका प्रति उपसर्ग के साथ संधिकार हुआ है, इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा ए।
ये उत्तर सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न 39 नंबर पर, 79 संख्या की संस्कृत है? 79, 79, 69, 69, उपर्युक्त ए प्लस सी दोनों। तो मित्रों 69 आपका 79 होता है और 9 तो ए प्लस सी, सही उत्तर आपका डी होगा। डी उत्तर सही होगा। अंतिम प्रश्न 40, अशुद्ध युग्म को चुने जो अशुद्ध है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, सविता, भास्करा, रवि, दिनकरा, भानु, सही है। प्रभाकरा, अंशुमाली, इना, भास्वान, ये सही है। बी, वायु का पवना, समीरा, अनिला, वाता, मारता, समीरा, गंधवा, ये भी सही है। रात्रि का रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, निशिता, ये भी सही है। आपका उत्तर जो है इसमें डी होगा। ये आपका सही नहीं है। यम का समति विग्रह, आवा, विस्फोटा, त्रियामा, छपा, आपका उत्तर डी जो है अशुद्ध है, यही सही उत्तर होगा। अब इसके बाद मित्रों मैथ के सर आपको प्रश्न। चलिए भैया, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला 51 देखिए, कह रहा है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर दिया गया है 150 मीटर। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि वृत्त का व्यास क्या होता है भैया, वृत्त का व्यास क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त का परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है 2r। इन दोनों के डिफरेंस कितना दिया गया है 150 दिया गया है। तो आप 2r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 150 के। पाई का मान 22/7 होता है, 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा 75। तो आप इसको लिख सकते हो 2r गुणे 22 में से घटेगा यहाँ पे 7 तो कितना आ जाएगा 15/7 बराबर होगा 150 के। 15 से कट जाएगा 10 बार जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार जाएगा। तो आप कहेंगे r बराबर कितना आएगा 35 मीटर। r बराबर कितना होगा भैया, तो 35 मीटर। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 35 मीटर। ठीक है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 10 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 10:7 है। तो कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर भैया ईयरली ना, ब्याज की दर वार्षिक काउंट होती है, वार्षिक काउंट होती है। 10 रुपया आपने लगाया 70 रुपया हो गया, तो यही सी बात है 100 रुपया अगर लगाया होता तो 170 हो जाता ना। 100 से जितना ज़्यादा वो ब्याज ही है, यानी 70% ब्याज है। और 70% ब्याज के साल में मिला भैया 10 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 से भाग लगा देंगे यानी 7%। ब्याज की दर वार्षिक होती है और वार्षिक का मतलब है 7%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा 7%। क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें गुणनखंड में बताना है कौन सा सही होगा, फैक्टर बताना है। 8x³ + 27, आपको लिखिए 8x³ को लिख सकते हैं 2x की पावर 3 + 3 की पावर 3। ये भैया फार्मूला बन गया a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4x² + b स्क्वायर का मतलब 9 -3 -ab 3 दूनी 6x -ab 3x ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो ऑप्शन में यही दिया यही इसका उत्तर सही होगा, यही इसका फैक्टर होगा। तो x 2x ये भी तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें दोनों में -x प्लस, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। कौन सा राइट सही होगा, यही होगा। a + b का a³ + b³ का फार्मूला यही होता है ना, a + b और a² + b² -ab। ठीक है भैया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कुछ नहीं करना इसमें भैया, कोण बताना है। ये x है, x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री। आपको पता है कि एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है और ये सबका कोणों का योग 180 अंश होगा। तो x 2x 3x मतलब 6x बराबर 180 के। तो आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 6, 6 3 18, कितना डिग्री हो जाएगा भैया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 20 का राइट आंसर होगा 30 डिग्री। क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का अनुपात 1:17 हो तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। किसी भी बहुभुज का अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है भैया 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ बाह्य कोण 1 है, अंतः कोण 17 है, तो दोनों का योग कितना होगा 18 बराबर 180 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी इसका मतलब इसका बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण 10 डिग्री होगा। बाह्य कोण कितना होगा भैया 10 डिग्री। और किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है 360 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है और एक कोण का मान कितना है 10। अगर 10 से भाग लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं भैया 36 भुजाएं हैं। यानी यह बहुभुज कितनी भुजाओं वाली है तो 36 भुजाओं वाली है। क्लियर है ना, इतनी बात कंफर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न दूसरा सबसे बड़ी है, दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ी पूछ रहा है, फर्स्ट सबसे बड़ा नहीं, सबसे। तो हमने बताया था कि डिफरेंस, आप देखिए कि अंश और हर में डिफरेंस समान है क्या, अंतर अगर बराबर है तो आप कहेंगे डिफरेंस देखिए सब में क्या है बराबर है कि नहीं भैया, है, बिल्कुल बराबर है। सब में डिफरेंस बराबर है ना, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी सबसे बड़ी ये होगी। लेकिन सेकंड लास्ट पूछा है, सेकंड लास्ट का मतलब ये हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 13/18। 13/18 का मतलब बी ऑप्शन। 13/18 का मतलब कौन सा होगा भैया, बी ऑप्शन। बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है भैया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बराबर हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो होगा सबसे छोटी। दो संख्याओं का मासा और लासा 18 और 7 252 दिया है। यदि उन संख्याओं का अंतर दिया हो तो संख्या का योग पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पहली संख्या 18x हो जाएगी, दूसरी 18y हो जाएगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा के, मासा गुणे लासा के। 18 से 18 कैंसिल होगा, 18 से कितनी बार जाएगा 18 करना 18, 18 चौक 72, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ गया भैया 14। 14 का सहभाज्य फैक्टर 2 गुणे 7 होगा। यानी एक संख्या क्या है भैया, एक x का मान 2 है और y का मान 7 है। पहली संख्या क्या हो जाएगी 18 गुणे 2, 18 गुणे 2 36 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 गुणे 18, 18 पंचे 90, 126 ना, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 162। दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा भैया 162। ठीक है, एक बॉक्स में कह रहा है 4 दर्जन सेब आता है। एक बॉक्स में 4 दर्जन, 4 दर्जन मतलब है 4 गुणे 12। एक बॉक्स में 4 गुणे 12 यानी 48 सेब आता है। 48 सेब आता है। ऐसे कह रहा है एक दर्जन बॉक्स में, एक दर्जन का मतलब गुणे 12 कर दीजिए। तो 12 × 96 और 12 चौक 48, 9 57। कितने सेब आएंगे 576। टोटल कितने सेब आएंगे भैया 576। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। 5 लीटर पेट्रोल बह जाता है, नुकसान हो जाता है। 5 पेट्रोल नुकसान हो जाता है किस पर 25 पर इंटू 100। लेकिन ये बहा हुआ वाला है, बहा हुआ वाला पेट्रोल कितना आ जाएगा भैया, यानी कितना परसेंट पेट्रोल बह गया, तो 20% बह गया। लेकिन बहा नहीं पूछा है, पूछ रहा है कितना हुआ बर्तन में, कितना प्रतिशत पेट्रोल बच रहा है, पेट्रोल रह गया है। रह गया मतलब बच गया। 100% टोटल होता है, 20 बह गया, तो जाहिर सी बात बचा कितना
80%। 80% पेट्रोल अभी भी उस जार में, उस बर्तन में क्या है, सेब बचा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 2 अंकी संख्याओं के अंकों का योग 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या 18 घटा दिया जाए, संख्या के अंक बदल जाते हैं। इसका मतलब इस 18 में 9 से भाग लगा देंगे, 9 दूनी 18, यानी ये 2 जानते हो क्या है, ये 2 अंकी संख्याओं के अंकों का अंतर है। जिस संख्या में 2 अंकों का अंतर होगा वही उत्तर होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में है, दोनों में 2 का अंतर है ना। कह रहा है घटाया जाए, अगर घटाया जाने से किसी संख्या का अंक बदलता है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी, 53 होगी, ना कि 35 होगी। क्लियर है ना, 53 होगी, ना कि क्या होगी, 35 होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है शून्य की संख्या। गुणनफल में कह रहा है शून्य की संख्या बताना है, तो आप कहेंगे इसमें देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, सब में 5 5, 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, सब में 5 है ना भैया। और आपको पता है कि 0 कहाँ से मिलता है, 5 और 2 से। अब इसको आप लिख सकते हो, 200 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 40। सब में 5 5 है ना भैया, सब में 5 5 है ना, तो 5 बाहर निकाल लेते हैं। 5 कितनी बार बाहर हो जाएगा, 40 बार। बचा कितना, 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे डाट डाट कितने तक, 40 तक बचा ना। अब इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 40 गुणे 40 फैक्टोरियल। अब आपके पास 5 तो ढेर सारे हैं, ढूंढना क्या भैया, आपको ढूंढना 2 है। तो आप कहेंगे कितने 2 हैं, तो 40 में आप 2 से भाग लगा देंगे, 20 आ गया। इस 20 में फिर 2 से भाग लगा देंगे, 10 आ जाएगा। इस 10 को फिर 2 से भाग लगा देंगे, 5 आ जाएगा। इस 5 को फिर 2 से भाग लगा देंगे, 2 आ जाएगा। 2 को फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। कितने 0 मिलेंगे भैया, 38। 38 का मतलब बी ऑप्शन, 38 का मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, अगर अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर जोड़ लेते हैं, कुल 35 और ये कितना हो जाएगा, 60, 60 20 80, 80% तो खर्चा कर दिया, 80% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना भैया, 20%। 20% बचा ना, और इसी 20% की वैल्यू क्या रुपया दिया है, 4000 दिया है। कितना दिया है, 4000। तो आप कहेंगे 100% बराबर क्या होगा, तो 4000 बटा 20 गुणा 100, गुणा क्या हो गया 100, 0 0 कट गया, 200 बार, 200 गुणे 100, 200 गुणे 100 कितना हो जाएगा भैया, 20000। उसकी इनकम कितनी थी, 20000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना सभी को। चलिए फटाफट मिलाते रहिए, कमेंट करके बताइएगा किसका कितना सही हुआ मैथ में। क्लियर है, कुछ नहीं करना था। हमने बताया था इसमें कि इसका अगर कोई संख्या असेंडिंग ऑर्डर में जाए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डाट डाट, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे जोड़ा जाए, तो जो मिडिल संख्या होगी यही इसका स्क्वायर होगा, यही सम, इसका स्क्वायर ही इसका सम होगा। ठीक है ना भैया। और यहाँ पे XY दिया है, तो इसका जो उत्तर है y स्क्वायर अंडर रूट में ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी 2y बराबर कितना दिया, 80 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 के, y बराबर 40 के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 250 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 50 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 50 मुर्गी की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, तो जोड़ देंगे ना 300 पे इंटू 100, 0 0 कट गया, 5 6 30, 3 बार 50 बार, 50 बटा 3 मतलब 16.66%, 16.66%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। ठीक है ना भैया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर भुजा 1 रही होगी तो 2 हो जाएगी, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
तो बढ़ा कितना, 3 गुना। बढ़ा कितना भैया, 3 गुना। अगर बढ़ने की बात कर रहा है, अगर ये पूछा होता कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तब इसका मतलब 4 होता। पूछ रहा कितना बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो 3 गुना, हो जाएगी तो 4 गुना। क्लियर है ना, समझ गए ना। होने की बात किया होता तो 4 गुना होती। अगला है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी हो तो उसमें अशिक्षित कितने हैं? 30% अगर शिक्षित हैं, 70% अशिक्षित होंगे ना भैया। कुल संख्या का 70% निकाल लो। 6600 का 70% कितना होगा? 2 0 2 0 कट जाएगा। 0 7 6 42, 7 6 42 4 46, 4620 कितनी जनसंख्या होगी? 4620। 4620 जनसंख्या क्या होगी? अशिक्षित होगी। अशिक्षित होगी जो शिक्षित नहीं होगी। प्राप्तांक दिया गया 8 6 10 12 1 5 6 6 के लिए समांतर माध्य जोड़ लेंगे। 8 6 14, 14 10 24, 24 12 कितना हो जाएगा? 36 37, 37 5 32, 32 और 12 54। 54 को किससे भाग लगा देंगे भैया? पदों की संख्या से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से बड़ा भाग लगाएंगे। 8 छंगे 48, 6 बचा, दशमलव बढ़ाया 0, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40। इसका एवरेज कितना होगा भैया? समांतर माध्य कितना होगा? 6.75। क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है, खर्च का अनुपात दिया गया है, बचत भी दिया गया। कुछ नहीं करना है। 4:5 है ना, और 5:6 है। ये पहला कमाता है 500 बचाता है, दूसरा 1000। क्रॉस मल्टीपल करिए। 6 चौक 24, 5 आम 25। डिफरेंस कितना आया? 1 5000 और 6 पंचे 3000। डिफरेंस कितना आया? 2000 का। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, डिफरेंस, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। 1 रेशियो बराबर 2000 के। पूछा किसका? पहले व्यक्ति का। 4 रेशियो बराबर, तो 4 गुणे 2000 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए। क्लियर है? कह रहा है कुछ व्यक्तियों ने किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर वादा कर लेते हैं, लेकिन 6 व्यक्ति नहीं आते हैं। बाकी बचा हुआ काम 20 दिन में होता है। कह रहा आरंभ में कितने आदमी थे? तो पहले दिन 18 लगता था, अब 20 लग रहा है। ये दिन की एफिशिएंसी है, तो मैन की एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। ठीक रिवर्स होता है। काट देंगे 9:10 ना, तो यहाँ मैन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 10:। पहले अगर 10 आदमी रहे होंगे तो अब 9 रहेंगे। कितना घट गए? 1। और 1 बराबर कितना दिया है? 6 के। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 के। 6 गुणे 10। पहले कितने आदमी थे? 60। आदमी की एफिशिएंसी मैन की एफिशिएंसी का ठीक उल्टा होता है अगर वही काम हुआ है तो। क्लियर है? चलिए मैथ का लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का लास्ट का क्वेश्चन देते हैं तो छोड़ने के लिए। मैथ का लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में ABC, त्रिभुज ABC है, ABC में कह रहा है कोण A 100 डिग्री है। अगर ये कोण जो है 100 डिग्री है और AB जो है AC के बराबर है, तो जाहिर सी बात इन दोनों का कोण भी बराबर होगा। और एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनेगा। एक कोण दिया है 100 डिग्री, तो जाहिर सी बात बाकी बचा हुआ 80, 80 का 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 40 डिग्री। ठीक है ना? तो कोण B का मान 40 होगा और कोण C का मान भी 40 होगा। क्लियर है सभी को? चलिए मैथ में इतना था। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक। नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं सुपरडेट के रीजनिंग के, वो आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपका सोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस आप इसे देखेंगे और आंसर कर देंगे। हालांकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राम इज गुड को यहाँ पर कुछ कोड दे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ को भी कुछ कोड दे दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और लाइन है, हेल्थ एंड इज को भी कुछ कोड दे दिया गया है। तो जो बच्चे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को किए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है ताकि इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि आपसे बताया गया है कि एज का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एज यहाँ पे है, यहाँ पे एज है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में भी एज है, यानी कि 2 जगह पे आपको एज दिखाई दे रहा है। जो दूसरी लाइन है यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे एज नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एज का कोड बताना है। तो भाई अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर 3 वर्ड लिखा गया है HASIPI, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा, इन दोनों कोड में ऐसा कौन सा वर्ड है, यानी कि यहाँ से कि जो दोनों में कॉमन है, तो आप कहोगे कि सर इसमें आपका जो कॉमन है वो HA है। HA देखो यहाँ पर भी है और HA यहाँ पर भी है, और जो यहाँ पर देखो इज कॉमन है, दोनों जगह पे इज है, और यहाँ पर HA यहाँ पर, और HA यहाँ पर और HA यहाँ पर, दोनों जगह पे HA मौजूद है। यानी कि जो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो HA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा, आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बाकी क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम पूरब की तरफ 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो भाई क्वेश्चन को हम इसी समय पे सॉल्व करते हुए भी चल रहे हैं। तो भाई पूरब की तरफ वो कह रहा है कि 20 मीटर, तो पूरब क्या होता है आप सबको पता है, डायरेक्शन में पूरब ये वाली दिशा होती है, और यहाँ पे वो चला कितना है, 20 मीटर की डिस्टेंस वो चला है, 20 मीटर की दूरी चला है। इसके बाद में कह रहा है तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को पता है कि भाई अगर आप पूरब की तरफ खड़े हो तो बायां उस साइड में, दायां नीचे साइड में होता है, यानी कि यहाँ से वो मुड़ने की बात कर रहा है और 30 मीटर की डिस्टेंस कह रहा है। तो भाई जब मुड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जो ये 20 मीटर का डिस्टेंस है ये इससे थोड़ा सा छोटा होगा, और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, चूंकि 30 मीटर 10 मीटर ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है और वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, एक लाइन मैंने छोड़ दिया, और अंत में कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि अगर आप दक्षिण की साइड में खड़े हैं, इस तरफ अगर आपका मुख है, साउथ फेसिंग है, तो आपका बायां जो हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, यानी कि जो इधर चलता है वो फिर से 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे आपसे देखिएगा यहाँ पे निम्नतम दूरी पूछी गई है। अब निम्नतम मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मैंने कई बार बताया है, मिनिमम डिस्टेंस एक ट्रायंगल बना लेंगे और जो उसका कर्ण होता है वही निम्नतम दूरी होती है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक, ये वाली डिस्टेंस आपको पता करनी होगी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी पता करनी होगी। आप कहोगे कि सर ये तो पता लग जाएगा, कैसे पता लग जाएगा भाई, अगर 30 मीटर ये है तो इसी के पैरेलल में 30 मीटर ये भी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, और देखो अगर 20 मीटर ये है तो 20 मीटर ये भी हो जाएगा। तो अगर हम एक सही ट्रायंगल बनाएं, एक साफ साफ ट्रायंगल बनाएं, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यानी कि ये 30 मीटर हो जाएगा और ये 40 मीटर हो जाएगा। ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो अब ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो भाई बस स्क्वायर ही करना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट आएगा 2500, और इसमें जब आप रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि 25 होता है 50 मीटर, यानी कि जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अप्रोच दिखानी है। जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर आपको हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन जरूर आपसे कराए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है, चूंकि आपसे जो कैलेंडर के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि शताब्दी शुरुआत कहाँ से होती है और उसका अंत कहाँ से होता है। तो चलो मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, बाकी क्लास में आपको विधिवत सिखाया गया है। देखो जब पहली सेंचुरी होती है 1 तारीख से, यानी कि 11 से लेकर सन 100 तक होती है।
तो 1-1 से लेकर सन 100 तक अगर होगी तो भाई पहली सेंचुरी में 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या मैं काफी बार बता चुका हूं कि 5 होती है। और अतिरिक्त दिनों की अगर संख्या 5 होगी तो कैलेंडर की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1 तारीख से, यानी कि 1-1 सन 1 से। तो भाई 1 तारीख को अगर आपका जो रिमाइंडर आता है, अगर 1 आता है तो सोम, 2 आता है तो मंगल, 3 आता है तो बुध, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। तो अगर रिमाइंडर आपका 5 आया है तो मतलब आपका जो यहाँ पे अंतिम दिन बनेगा, ये नहीं वाला भी नहीं है, ये बनने वाला दिन है, तो भाई यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे शताब्दी की बात करेंगे, सन 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 5 हो 5 ये 10 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब होता है बुध। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तीसरे वाले में, तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 सालों में हो जाएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। और जो 400 साल है, 400 सालों में जो 400वां साल है वो आप भूल मत करना कि सर 100 का मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके 6 आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो 400वां साल है वो हो जाएगा आपका, कट जाएगा, यानी कि 1 आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो 21 वो कट जाता है 7 से, इसलिए यहाँ पर 400 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाती है 0, और 0 का मतलब रवि। और उसके बाद आप कहोगे सर आप 5वीं शताब्दी भी तो आती है, लेकिन भाई 5वीं शताब्दी आएगी तो उसमें भी तो 400 में 0 हो जाएगा तो 100 ही तो बचेगा, यानी कि फिर से वो रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपको पहले वाले 4 ही पता करने हैं। और यहाँ पे कौन से ऐसे दिन हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे कि सर नहीं दिखाई देने वाले मंगल हैं और आपका बुध है और आपका शनि है, यानी कि ऐसे 3 दिन हैं जो ये अंतिम शताब्दी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो यहाँ पे बुध तो लिखाई गई है, माफ करिएगा, यहाँ बुध नहीं बृहस्पति होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई यहाँ पर 3 ऐसे दिन हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर मंगलवार आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए करा दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसको कर सको। प्रथम शताब्दी वाले किसी दिन हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में पासे के 4 स्वरूप दिए गए हैं और कौन सा निश्चित रूप से मानक नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, मानक का क्राइटेरिया क्या है भाई, कि अगर मानक वो पासा नहीं होता है या मानक होता है जिसमें आसपास के, अगर जैसे मैं इसको अगर जोड़ लूं तो यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि आसपास की जो सतहें हैं, जो फलक होते हैं, उनका मान कभी 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो वो कभी मानक नहीं होगा, वो सामान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नजर डालोगे तो कहीं यहाँ पे भी नहीं हो रहा है 7 तीनों में, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, केवल इस वाले में जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि ओनली डी वाला, ये वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलेंगे हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पर। रीजनिंग का आपका आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक जो बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे होंगे, आप कहीं भी क्लास कर रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आराम से दे पाएंगे इसका आंसर। चलिए हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने सुमित से कहा। तो मैंने क्या कहा है कि जो भी आपको डायग्राम में बोला जाए, अगर आप ओरल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका डायग्राम बना लिया करें। तो यहाँ पर तस्वीर है, वो किसकी है आपको नहीं पता है, और इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला जो है किसी थर्ड पर्सन से कह रही है। तो थर्ड पर्सन को अभी हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पर आगे कह रही है वो महिला कि यह मेरे पिता के। तो एक एक सेंटेंस को आप देखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो पिता किसके हुए, महिला की। कह रहा है कि यह मेरे पिता के, यानी कि ये तस्वीर की बात हो रही है। मेरे पिता के इकलौते दामाद, यानी कि इकलौते दामाद का मतलब क्या हो जाएगा, इस महिला का पति। तो भाई इकलौता दामाद मतलब इनकी जो पुत्री है, जो उसका पति होगा, वो इकलौता दामाद हो जाएगा। ठीक है, यह मेरे पिता के इकलौते दामाद के पुत्री, यानी कि इन दोनों की कोई पुत्री होगी और इसका एक पुत्र होगा। यहां पे ध्यान देंगे,
पुत्री का पुत्र है, यानी कि कौन? ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर, ये जो है इसके पुत्री का पुत्र है महिला के। तो भाई यहां पे पूछा जा रहा है कि उस महिला का फोटो वाली तस्वीर से क्या संबंध है। तो हमने कहा है कि हमेशा आप से को अंडरलाइन किया करो और उसके अपोजिट एरो लगाया करो, यानी कि तस्वीर से महिला की तरफ एरो चलेगा, और अगर तस्वीर से महिला की तरफ एरो लगेगा तो यहाँ पे यानी कि पुत्री का जो पुत्र होता है वो हमेशा इस साइड से रिलेशन पूछा जा रहा है। इससे पूछता तो नाती होता, लेकिन इस साइड से आपका नानी हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत समझ में आती है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यहाँ पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए अगला सेशन सर लेकर आ रहे हैं, जो भी अगला सेशन होगा आपसे डिस्कस। दोस्तों मैं आपके लिए अपना सेशन विज्ञान का हल लेके आया हूं और इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दोस्तों दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। क्या होता है? अपकेंद्री बल। यह ऐसा बल होता है जो केंद्र की बाहर की ओर काम करता है, केंद्र के बाहर की ओर काम करने वाले बल। इसमें यह प्रोसेस होता है कि जब कोई वस्तु को बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है तो उसमें अधिक घनत्व वाला और कम घनत्व वाला, दोनों में जो अंतर होता है उसके कारण अधिक घनत्व वाला पदार्थ नीचे बैठ जाता है और कम घनत्व वाला पदार्थ ऊपर तैरने लगता है। इसी के कारण अपकेंद्री बल के कारण यह दूध से क्रीम निकाला जाता है। सभी लोग जानते हैं घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगने वाला बल होता है, और गुरुत्व बल पृथ्वी और किसी पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। श्यान बल होता है दो द्रवों के दो सतहों के बीच में लगने वाला बल श्यान बल कहलाता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए कि वायु में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली वस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही जवाब है पराध्वनिक। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एक बार बराबर होता है 10 की घात 7 पास्कल। एक बार बराबर कितना होता है भैया? 10 की घात 7 पास्कल होता है। ये इसका सही और उचित आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दैनिक जीवन में घटने वाली घटना पर है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। सभी लोगों को मैंने प्रकीर्णन बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि जब वातावरण में कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस वातावरण या उस माध्यम में उपस्थित धूल के कण या किसी भी कण के कारण प्रकाश का चारों ओर फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही प्रभाव टिंडल प्रभाव होता है। जब कोई बंद हुए कमरे में सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें धूल के कणों का जो चमकना होता है वो क्या है? टिंडल प्रभाव के कारण वो चमकता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही आसान है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात किस द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हो कि पानी का जो फार्मूला होता है H2O होता है। तो हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए पानी का जो सही अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 46 है। तो कौन सा अवयव जलने में सहायता करता है? इनमें से देखिए कौन सा ऐसा अवयव है जो जलने में सहायता करता है? दोस्तों सभी लोग भली भांति जानते हो कि कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वह वस्तु जल नहीं सकती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि मानव शरीर में अग्नाशय डैश डैश का भाग है। मूत्र प्रणाली का, जो कि बिल्कुल गलत है, श्वसन प्रणाली का
ये भी गलत है। पाचन तंत्र का ये ही सही आंसर है। चेता संस्था का, नर्वस सिस्टम से इससे कोई मतलब नहीं है। तो आग्नाशय जो है वो पाचन तंत्र का ही भाग होता है। एकदम क्लियर है आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों देखिए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है, जिसका नाम दोस्तों होता है फीमर। क्या होता है? फीमर होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। क्लियर है ना दोस्तों। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। 49 में देखिए कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। तो मछली के लीवर ऑयल में दोस्तों विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। इसलिए ये सबसे उचित आंसर इसका होगा ए एवं बी दोनों सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आखिरी क्वेश्चन 50वां है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। यही इसका सबसे उचित और अच्छा आंसर है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला सेशन हमारे साइको वाले सर आपके लिए लेके आ रहे हैं, आकाश सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसे हैं। ठीक, बराबर पूछता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। ठीक, तो चलते हैं बाल विकास, शिक्षण कौशल एवं जीवन प्रबंधन की तरफ और क्रम से एक एक प्रश्नों को देखते हैं क्या हो सकता है इनका संभावित उत्तर या उचित उत्तर। क्लियर है ना? तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक ना? पहला प्रश्न है जीवन कौशल सुनियोजित एवं सकारात्मक व्यवहार की वो क्षमताएं हैं जो जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में मदद या सहायक हैं। किसका कथन है? ठीक ना? तो बाल संगठन, यूनिसेफ, विश्व आर्थिक संगठन, विश्व, ठीक ना? तो किसका कथन है? बाल संगठन, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक संगठन। ठीक है, तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला है कि जीवन कौशल सुनियोजित एवं सकारात्मक व्यवहार की वो क्षमताएं हैं जो जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में मदद करती हैं। ये किसका कथन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, मतलब WHO का कथन है। ठीक ना? किसका कथन है? WHO का कथन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो मान लीजिए तथ्यात्मक प्रश्न है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक ना? ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग है, किलपैट्रिक हैं प्रोजेक्टिव मेथड के। ठीक ना? तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ये सब बहुत इजी प्रश्न है और तथ्यात्मक प्रश्न है, इसलिए ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? ठीक ना? यशपाल समिति, गोखले समिति, कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक ना? मूल कर्तव्य कितने हैं? 35 से कितने हैं बताइए? मूल कर्तव्य कितने हैं और किस अनुच्छेद में हैं? ठीक ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, बताने वाले थे कुछ, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं। ठीक ना? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। किसका कथन है? तो ये अर्बन का कथन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। किसका कथन है? अर्बन का कथन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 115 115वें नंबर पर। दंड के संबंध में सत्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहां पर प्रश्न के प्रकृति को समझना है। दंड के संबंध में सत्य नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। तो पहला, दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए, तो बिल्कुल सत्य बात है।
जिस प्रकार का अपराध बच्चे ने किया हो, जिस प्रकार की गलती बच्चे ने की हो, आपको शिक्षक को उसी प्रकार से दंड देना चाहिए, ठीक ना, बिल्कुल सही है। दंड सामूहिक होना चाहिए, ये गलत है, दंड सामूहिक नहीं होना चाहिए। सामूहिक दंड देने से, देखिए किसी बच्चे ने कोई गलती की, अगर उसको एक, आपने अधिगम का सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये उसी सिद्धांत का महत्व है। अधिगम का सिद्धांत में गुथरी का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है ना, गुथरी के सिद्धांत में क्या है, समीपता का सिद्धांत, समीपता से अधिगम ज्यादा प्रभावी होता है। तो समीपता लाने के लिए सामूहिक दंड ना दे करके अगर आप उसको अकेले में ले जाके अकेले में उसको समझाते हैं, उसको अपना करीबी समझकर समझाते हैं, तो अधिगम प्रभावी होगा और हो सकता है दंड की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है ना। तो दंड सामूहिक नहीं होना चाहिए। दंड में पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दंड में पक्षपात नहीं होना चाहिए। दंड बदले की भावना से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है, दंड सामूहिक होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 116 प्रश्न पर देखते हैं। मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो अब्राहम मैस्लो ने प्रेरकों की संख्या कितनी बताई है? 2 बताई है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है क्या, अर्जित, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अर्जित प्रेरक। क्लियर है ना। चलिए, भूख, प्यास, नींद, ये सब जन्मजात प्रेरक हैं। अर्जित प्रेरक में पुरस्कार, दंड, ये सभी क्या है, अर्जित प्रेरक है। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्षण शक्ति का निर्धारण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अभिप्रेरणा में हमने आप सबको बताया है कर्षण शक्ति का निर्धारण होता है। कर्षण शक्ति हमने क्या बताया, किसका सिद्धांत है ये, किसका सिद्धांत है कर्षण शक्ति? ध्यान से शक्ति समझिएगा, विक्टर कर्षण शक्ति किसका सिद्धांत है? यहां पर हमने बताया था जो कर्षण शक्ति है उसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको कर्षण सिद्धांत किसका है, विक्टर कर्षण सिद्धांत किसका है। कर्षण शक्ति आवश्यकता से निर्धारित होती है, मतलब आपको कितनी भूख लगी है उस आधार पर आपकी कर्षण शक्ति निर्धारित होती है और वेक्टर आपका उसी आधार पर कार्य करता है, ठीक ना। वेक्टर कर्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, किसका है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से आपकी कर्षण शक्ति होगी, मतलब आपकी आवश्यकता जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपके कर्षण शक्ति होगी, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 118, निम्न में से उच्च स्तर की मांग नहीं है? आत्मसिद्धि, संबद्धता व स्नेह, दैहिक, सम्मान और आदर। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया है अब्राहम मैस्लो की मांग संबंधी सिद्धांत बताया। हमने आपको क्या बताया है, मांग संबंधी सिद्धांत। तो मांग संबंधी सिद्धांत में उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से नीचे के दोनों स्तर को निम्न स्तर की मांग कहा गया है। क्या कहा गया है? निम्न स्तर की। और ऊंचे के तीनों स्तर को उच्च स्तर की मांग कहा गया है, जिसमें आत्मसिद्धि सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, संबद्धता और स्नेह तीसरे स्तर पर होता है, सम्मान आदर चौथे स्तर पर होता है। पहले स्तर पर दैहिक होता है और दूसरे स्तर पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं होती हैं, मांग होती हैं। तो दैहिक और सुरक्षा संबंधी मांग जो होती है वो निम्न स्तर की मांग है, और उसके अलावा सम्मान, आत्मसिद्धि और संबद्धता व स्नेह उच्च स्तर की मांग है। क्लियर है ना। तो यहां पर दैहिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उच्च स्तर की मांग नहीं है, कौन? दैहिक। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 119। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा सिद्धांत? मांग का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, कर्षण शक्ति का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको कि इसको किसने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। विलियम मैकडूगल ने 1908 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है 120। 120 प्रश्न संख्या में लिखा है, किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता व सफलता निर्भर करती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यवहारात्मक प्रश्न है। आपको थोड़ा सा ठिठक कर सोचना है इस प्रश्न पर। अगर आप थोड़ा सा ठिठक कर सोचेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर तत्काल मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मिलेगा। इस प्रश्न का व्यापक उत्तर क्या हो सकता है ये आपको मिल जाएगा। पहला देखिए, प्रश्न पढ़िए, किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता
व सफलता, ध्यान से समझिएगा, व्यवसायिक परिपक्वता व सफलता निर्भर करती है। पहला, घर का शिक्षित वातावरण जिसमें उसका व्यवसायिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम पूरा ऑप्शन। व्यक्ति की अपनी क्षमता, बुद्धि एवं रुचि, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, अपनी प्राथमिकताओं का अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार शीघ्र निश्चयीकरण करना। और ऑप्शन डी क्या है, भविष्य के व्यवसाय के लिए ध्यान से समझिए, भविष्य के व्यवसाय के लिए व्यवस्थित व नियोजित रूप में सोचना आवश्यक है। ध्यान से समझिए, जब यहां पर हम भविष्य के व्यवसाय की बात करते हैं, ठीक ना, तो यहां पर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। व्यक्ति की अपनी क्षमता, बुद्धि एवं रुचि, यह बिल्कुल सही बात है। और अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन कौन सा है? अगला ऑप्शन है घर का शिक्षित वातावरण जिसमें उसका व्यवसायिक दृष्टिकोण विकसित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। ध्यान से समझिएगा, अपनी प्राथमिकताओं का अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार शीघ्र निश्चयीकरण करना। आप किसी व्यवसायिक परिपक्वता में, आप किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है किसी भी मामले में, किसके अनुसार? अपनी क्षमताओं के अनुसार और सीमाओं के अनुसार डिसीजन लेना होता है। इससे आपकी व्यवसायिक परिपक्वता और सफलता निर्भर करती है। क्लियर है ना? परिपक्वता की बात की जाती है तो इसलिए बुद्धि, क्षमता, रुचि, ये सारी चीजें उसमें नहीं आएंगी, आनुवांशिक कारक हो जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन सहायता करता है। ध्यान से समझिएगा, बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की। किसकी? प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर पर जब व्यक्तिगत निर्देशन किया जाता है तो क्या पाठ्यक्रम चयन करता है बालक? नहीं करता है। पाठ्यक्रम चयन कैसे कर सकता है बालक? व्यवसाय चयन करता है? कतई नहीं कर सकता है। आत्मनिर्देशन तो होता ही नहीं है। आत्मनिर्देशन इतने प्राथमिक स्तर पर बच्चा किस प्रकार का आत्मनिर्देशन करेगा? वो तो शिक्षक के दिशा निर्देश पर काम करता है, ठीक ना। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन सुरक्षा की भावना से निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। मनोसामाजिक सिद्धांत में, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में हमने प्राथमिक स्तर पर बात की है। बच्चे के अंदर कैसी चीजें आती हैं? जिज्ञासा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है। ये सारी चीजें क्या है? सुरक्षा की भावना से संबंधित होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 122, ठीक ना। अगला प्रश्न है 122, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? अब देखिए, मैं क्रम लिख दे रहा हूं, आप ऑप्शन मिलाइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, ठीक ना। चलिए समझिए इसको। पहला होगा आवश्यकता। पहले तो होती है आवश्यकता, ठीक ना, आवश्यकता होगी। फिर होगा प्रबल प्रेरणा। देखिए, अगर हमारे पास आवश्यकता हो जाती है तो हमको उस चीज की प्रबल प्रेरणा होती है, और प्रबल प्रेरणा से हमारे अंदर उत्पन्न होगी उत्तेजना। क्या होगी? उत्तेजना। और उत्तेजना उत्पन्न होने के मतलब होता क्या है कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। मतलब क्या है? जिसको आपने इस ऑप्शन में लिखा है लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। क्या लिखा है? लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम वो व्यवहार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करते हैं। और क्या होता है? जब हम व्यवहार करेंगे, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे, तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या होगी? लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो हमारी उत्तेजना में कमी आ जाएगी, ठीक ना। उत्तेजना में कमी आ जाएगी तो ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहां पर है? पहले हम क्या करेंगे? पहले हमारी क्या है? आवश्यकता। तो आवश्यकता किसमें है? पहला इसमें आवश्यकता है, इसमें भी आवश्यकता है। प्रबल प्रेरणा, किसमें प्रबल प्रेरणा है? प्रबल प्रेरणा इसमें है। उसके बाद उत्तेजना, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 123 पे चल रहे हैं। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक शिक्षा होती है, किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है ना। तो 123 ये तथ्यात्मक प्रश्न है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। 123 में महात्मा गांधी, ए इज द
राइट आंसर। 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। व्यवसाय के आचरण एवं नीति में सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सख्त सजा का प्रावधान, बिल्कुल सुधार के उपाय है। आवश्यक औपचारिकताओं को हटाना, बिल्कुल सही है। अधिनियमों कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, बिल्कुल सही है। उक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये तथ्यात्मक व्यवहारात्मक प्रश्न था, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 125, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। देखिए ये एक व्यवहारात्मक प्रश्न है और यहाँ पर शिक्षक खेल क्रिया विधि द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। देखिए स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाता है। क्या प्रतिबिंबित करेगा? प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम प्रेरित करेगा। यहाँ पर प्रेरित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक उपागम का सहारा ले रहा है व्यक्ति, शिक्षक। कहां? उसको स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए क्या बना दिया? उसको स्वच्छता समिति का सदस्य बना दिया। और ऐसा बनाने से जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे हैं या ताने बाने हैं, उसमें एक होता नहीं है गौरवान्वित पद का उल्लेख होता है और अपने आप को लगता है कि हाँ मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, और वहां पर बच्चा प्रेरित हो जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 126, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है? नहीं। शिक्षण रोचक हो जाता है? नहीं। शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। देखिए पाठ्यक्रम से क्या होता है कि शिक्षक को विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ाना है, किन किन चीजों को पढ़ाना है, किस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है, ये सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। मतलब उसको विद्यालय में किस प्रकार का कार्य करना है इसकी जानकारी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 126 हो गया, 127 में हम देखते हैं। 126 हो गया ना? हाँ, 127 देखते हैं। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा, ये व्यवहारात्मक प्रश्न है। पिछली बार ये शिकायत थी सुपरटेट के पेपर में कि सर आप व्यवहारात्मक प्रश्न नहीं देते हैं। ठीक ना, तो व्यवहारात्मक प्रश्न पूरा है। देखिए स्वयं उनके साथ खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। खेलों के महत्व को समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। भिन्न भिन्न खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, बिल्कुल उससे प्रेरित होंगे बच्चे। मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 128, प्रश्न संख्या 128, विद्यालय में शिक्षकों को अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्लास में बार बार बताता हूं कि किस प्रकार का व्यवहार छात्रों के साथ करना चाहिए शिक्षक को। और देखिए यहां पर अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मैंने कई बार बच्चों को बताया है। उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर व्यवहार करते हैं तो ये एक गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर एक्चुअली में ये तीनों विकल्प सभी अपने आप में समाहित कर लेता है जब आप उसको अपना बच्चा मानने लगते हैं। ठीक ना, तो वो जिस स्तर पर होता है आप उसी स्तर पर उतरकर उससे बात करते हैं और उसकी समस्याओं को जानते हैं और उनको निदान करने की कोशिश करते हैं। तो 128 में ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 129 में क्या है? देखिए ध्यान से। शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों हेतु रुचिकर बनाने हेतु, देखिए शिक्षक को अपने पाठ को छात्र हेतु रुचिकर बनाने हेतु क्या करना चाहिए? ध्यान से समझिए। सहायक सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, गलत बात है, गलत है। पाठ की तैयारी ठीक ढंग से करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। श्यामपट्ट का कार्य स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, गलत नहीं है। छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए, ये सबसे व्यापक उत्तर है इसका। मैं बार बार बताता हूं कि आपको विकल्प सभी सही लगेंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप किस तरीके से बात को रखेंगे या उस प्रश्न के संदर्भ में सबसे व्यापक विकल्प कौन होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ 130। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मानव जीवन का मुख्य आधार है, तो मानव जीवन का मुख्य आधार व्यवसाय है। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 131 पर। 131 में हम ध्यान देंगे। रूसो ने कितने वर्षों तक की आयु के बच्चों की पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया? ध्यान से समझिए, हम थोड़ा सा यहां पर समय लेंगे। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया है। कैसी शिक्षा का?
निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया है। और निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है कि जहां पर बच्चों को किसी भी नियत या बंधित पाठ्यक्रम से या निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों से न पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए, स्वतंत्र रूप से शिक्षा दी जाए। और 12 वर्ष तक रूसों ने कहा है कि लगभग 12 वर्ष तक बच्चों को पुस्तकीय शिक्षा से दूर रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न इसमें और भी आता है कि रूसों ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, तो निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया है। ठीक ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 132, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसके कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये अभी हाल ही में हमारे क्लास में ये चीज चल रही थी, इसको क्या कहेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस थे। समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग देना। तो इसमें ऑप्शन बी अपने सभी विकल्पों को समाहित कर लेता है, तो इसको क्या कहेंगे, सहयोग देना कहेंगे। देखिए, वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, ठीक ना, किससे, सहयोग से सामंजस्य कर लेता है। एक्चुअली ये सहयोग नहीं होना चाहिए, समाज होना चाहिए। अगर ऐसा है, देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। कौन सा प्रश्न है, 132, हाँ ठीक है, ठीक है, सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, ठीक ना। तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता तक, हमने आपको बताया था ZPD, इससे ऊपर क्या होता है, संभावित क्षमता के प्रदर्शन की तरफ प्रगति करने को सुगम बनाता है। तो वो ZPD में अपने अधिकतम स्तर पर विकास कर लेता है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, सहयोग देना, ठीक ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 133 पर देखते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, अभी हाल ही में प्रश्न चल रहा था ये कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो आपकी वर्तमान अवधारणा है उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, समायोजन। तो क्या कहेंगे, समंजन या समायोजन कहते हैं। जहां पर हम पूर्व ज्ञान में जो हमारे ज्ञान है उसको हम बदलते हैं कि नहीं, ये हमारा ज्ञान गलत था, और नई जानकारी को उसके स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। क्लियर है ना। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 134 पर हम हैं, 133 हो गया था, हाँ 134 पर हमको चलना है, 135 हो गया, बिल्कुल 134। मध्य बाल्यावस्था में के बजाय, देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय भाषा अधिक है, के बजाय अधिक है। तो 4 ऑप्शन है, अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है, नहीं, गलत है। मध्य बाल्यावस्था में अहम केंद्रित से सामाजिकृत नहीं होता है, सामाजिकृत से अहम केंद्रित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, जीववादी। तो जीववादी शैशवावस्था की विशेषता है, कहां की विशेषता है, शैशवावस्था की, जिसको आप बोलते हैं जीवत्वारोपण बोलते हैं आप, या आप बोलते हैं जीववाद बोलते हैं, ठीक ना। परिपक्व अपरिपक्व नहीं होता है। ध्यान से समझिए, ये अपरिपक्व से परिपक्व हो सकता था, लेकिन परिपक्व से अपरिपक्व नहीं होगा। तो सबसे बेहतर आंसर कौन है, सामाजिकृत से अहम केंद्रित, ठीक ना। क्या होगा, एक सेकंड, सामाजिकृत से अहम केंद्रित होता है, ठीक है। चलिए हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 135 पर, 135, ठीक है, देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी, संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गति बुद्धि नर्तकी वगैरह में पाई जाती, भाषाई बुद्धि लेखक उपन्यासकार में पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि चित्रकार कलाकारों में पाई जाती है, और संगीतमय बुद्धि का मतलब क्या हुआ, संगीतमय बुद्धि का मतलब हुआ जहां पर गायन क्षमता पाई जाए जिसके अंदर, उसको क्या कहेंगे, संगीतमय बुद्धि कहेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 135 के बाद 136 देखते हैं। 136 देखते हैं क्या है इसमें। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है, ये तो एकदम हलवा प्रश्न था ना आप लोगों के लिए, लैंगिक पक्षपात, यह क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 133 में, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बाल बच्चों में की नहीं है, ठीक है ना।
तो पहला, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं बिल्कुल होती हैं। उच्च आत्म क्षमता बिल्कुल होती हैं। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ये नहीं होती हैं। देखिए, मानसिक प्रक्रिया इनकी निम्न औसत की नहीं होती है, इनकी उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रिया होती है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान बिल्कुल करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? 137 में ऑप्शन सी, ठीक ना? 137 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 138, क्वेश्चन नंबर 138 में हम चलते हैं। कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर। देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर इसी को कहते हैं पूर्व लौकिक स्तर या पूर्व रूढ़िबद्ध स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमने दो चीजें बताई हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में पहला होता है क्या? सजा एवं आज्ञा पालन या आज्ञाकारिता तब होती है ताकि दंड से बचा जा सके। और दूसरा क्या होता है? करण सापेक्ष, मतलब कि हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं ताकि उससे हमको भी कोई लाभ मिले, ठीक ना? तो इसमें क्या होगा? पहला, अंतर्निहित संभावित दंड, वहां पर इसलिए नैतिकता का पालन किया जाता है ताकि उसमें, उस कार्य में, उस कृत्य को ना करने पर उसमें शामिल जो संभावित दंड है वो हमको ना मिले। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? 138 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक ना? हाँ, अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, अकेले पढ़िए। जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके में विभिन्नता का कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा, यह विभिन्नता उनकी भिन्न भिन्न अधिगम शैली का कारण है। मूल्यों का नहीं हो सकता, परावर्तकता स्तर का नहीं होता है, अभिक्षमता का भी नहीं होता है। किसका होगा? अधिगम शैली का होगा। मतलब जो उनके सीखने की क्षमता है, सीखने की शैली है, वो अलग अलग है, ठीक ना? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के ही आधार पर है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले समझते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 140 में देखते हैं क्या है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ठीक है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे त्रुटियां तब भी करते हैं जब बच्चों को उचित ज्ञान नहीं होता है। सावधानी या असावधानी जरूरी नहीं है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ये बिल्कुल सही बात है। आप याद कीजिए थार्नडाइक का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, याद है ना? वो उसका सिद्धांत, इसी का महत्व है। अगर आप बोलते हैं कि सर इसका शैक्षिक महत्व क्या है, तो थार्नडाइक का शैक्षिक महत्व यही है कि सर जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो उनकी त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया के या अधिगम की प्रक्रिया का अंग है। अगर आपसे कोई पूछे कि थार्नडाइक का शैक्षिक महत्व क्या है थार्नडाइक के सिद्धांत का, तो बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है ना? चलिए, हो गया ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? अगला इंग्लिश वाले सर आप लोगों को अंग्रेजी के लिए सेशन चलेगा आपका। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये सुपर टेट के लिए टेस्ट सीरीज का सलूशन है। आप लोग इसमें शुरू से अंत तक बने रहें और देखते रहें, प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना? आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आप आगामी परीक्षा में 100% सफल हों। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं कंप्यूटर सेशन को लेके चलूंगा, जिसको आप सूचना तकनीकी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्गे ब्रिन या लेरी पेज या एलन ट्यूरिंग या विलियम हिगिन बाघम। तो यहाँ पे आपका एलन ट्यूरिंग ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि जाने जाते हैं आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक के नाम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से बने रहें। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 147, जिसमें क्या है, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? आप इस यूनिट वाले सेशन में जाके इसको देखेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। 1 टेराबाइट में
2 की पावर 40 बाइट होता है। 1 टेराबाइट में 2 की पावर 40 बाइट होता है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं 148 पर। पैलेट क्या है? प्रश्न है पैलेट क्या है? तो पैलेट हमारा ऑप्शन पढ़ते हैं, चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह या प्रिंटर में कागज को लगाने और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया या एक बार में एक पूरी पंक्ति प्रिंट करना या डाटा प्रोसेसिंग के पश्चात उत्पन्न सूचना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा कि यह चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का एक समूह है जिसे हम पैलेट बोलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को आप शेयर करते रहें। आगे देखिएगा 149 क्या कहता है आपका, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना हो तो निम्न में से कौन से शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको सेंटर अलाइन करना हो पैराग्राफ को तो आप कंट्रोल प्लस ई का चुनाव करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस ई से पैराग्राफ हमारा सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। इसके तुरंत बाद इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी लॉजिकल एंड गणितीय यानी कि अंक गणितीय अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो यहां पे देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया है, एक सेंट्रल नियंत्रण यूनिट द्वारा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर क्रिया की बात की जाए लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, तो सेंट्रल यानी केंद्रीय नियंत्रण यूनिट द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया ना? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन रहा। इसके ठीक बाद आप इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं जो इंग्लिश का है। तो 21 को रीड करिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर टू विद ए मेन वर्ब, इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। टू शो द वर्ब्स टेंस, जिसमें हम टेंस दिखाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके। और टू फॉर्म ए नेगेटिव क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए पिक आउट वन विच इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन ऑप्शंस में देखिए, आपको मतलब केवल इतने से है, इतने से है, इसी से आपका आंसर लग जाएगा। ये केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पे पिक आउट द वन विच इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, वाक्य में पहले पहचान बता दिया ऑक्सिलरी वर्ब का, फिर कह रहा है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है जो टू हैव के अंतर्गत आता है। बी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों के अंतर्गत आता है। डू हमारा हैव डू के अंतर्गत आता है, डू डज और डिड, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। रीड यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, यानी मेन वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 22 पर। तो 22 को ध्यान से देखें। ही वॉज रेस्टलेस टू सी दैट हिज कंट्रीमैन वर सफरिंग, खाली स्थान है, एम्प्टी है, द फॉरेन रूल, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां देखिएगा अंडर द फॉरेन रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर द फॉरेन रूल। तो यहां पे जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 23 में। यहां पे ध्यान दीजिएगा 23 क्या कहता है। आई वेंट टू बेड,
फिल इन द ब्लैंक का ये भी क्वेश्चन है, सही कंजंक्शन का प्रयोग करना है। आई वेंट टू बेड अर्ली, आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। तो यहां पे देखना दो ये अलग अलग रैंक के वाक्य हैं, तो जो समान रैंक के वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए जैसे हम ले लेते हैं फैन बॉयज, यानी कि फार एंड सो नॉर और एट, इन सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे देखना ना तो आर होगा, ना सो होगा, ना बट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के जो वाक्य हैं वो हमारे इक्वल रैंक के नहीं है, इसलिए बिकॉज ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, 24 की। ध्यान से देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, धैर्यता से आंसर दें आप लोग भी। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट इन द गिवन सेंटेंस या अबव सेंटेंस द वर्ड ही क्या है सेंटेंस में? ही हमारा सब्जेक्ट है या ही हमारा प्रीडिकेट है या ऑब्जेक्ट है या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो आपको विदित होगा कि वाक्य में दिया हुआ किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी पर्सन का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हों वो सदैव कर्ता होता है, अर्थात सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में ही के बारे में ही बात हो रही है। चलिए 5 पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ अर्ल? अर्ल का फेमिनिन जेंडर क्या है? अर्ल मतलब होता है राजा या सामंत इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में हम अर्ल बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा ये बताओ। हैन होगा? नहीं, ये तो पीकॉक का होता है, सॉरी कॉक का होता है, कॉक का हैन होता है। ये नन होगा क्या? नन नहीं होगा, क्योंकि प्रीस्ट का नन होता है। तो हमारा काउंटेस यहां पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए प्रश्न अगला हम देखते हैं और सेशन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड, थोड़ा प्रश्न छोटा हो गया, हम इसको बड़ा कर ले। चलिए फिर 26 नंबर को देखते हैं। व्हाट इज सफिक्स इन द वर्ड ग्लूमी? ग्लूमी वर्ड में सफिक्स क्या है? ग्लूमी मतलब उदास, दुखी, दुखमय होता है। इसमें सफिक्स क्या है? सफिक्स मतलब होता है क्या? प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। बाद में जुड़ा हुआ शब्द क्या है या शब्दांश क्या है या सिलेबल क्या है। तो ग्लूमी में देखिएगा क्या यम वाई है, तो ग्लू देखो क्या कोई वर्ड ग्लू है? नहीं है, तो ग्लू यम वाई तो नहीं हो सकता। क्या ये कोई वर्ड है? ये नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये कोई वर्ड है? केवल ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो हम ध्यान दें, जब ये नहीं हो सकता तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ग्लूम लेकिन वर्ड होता है, ग्लूम वर्ड होता है, ग्लूम में जो है रूट वर्ड में लगा है वाई एज अ सफिक्स। क्लियर हो रही ना बात सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हर सेशन को जितना भी आपके इस चैनल पर, आपके व्यक्तिगत चैनल पर जितना ये पड़ता है आपका वीडियो सुपर टेट सॉल्यूशन का प्रैक्टिस सेट का, आप बराबर देखते रहें, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा इससे। क्योंकि जो है हम लोग आपके लिए बेहतर मेहनत करने का प्रयास करते हैं और हमारी टीम बिल्कुल अनुभवी है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27 कहता, गौरव सेड हुर्राह यू बी हैव ऑन द मैच। गौरव सेड हुर्राह बी हैव ऑन द मैच। अब यहां पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस का नेचर पहले पहचानना चाहिए, फिर हमें टेंस, सेंटेंस, इन सब चीजों को पहचानना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड लगेगा। अब यहां पे देखना है, तो आपको क्लू मिल गया। यहां पे सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट, तीनों ऑप्शन गलत, बचा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसका भी। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट एंड गो टू अनदर क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए
ये जो दूसरा क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करनी है एक्टिव से पैसिव। देखना लिखा है अवनीश इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इज के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखना बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काट दो, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काट दो, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से काट दो। ऑप्शन नंबर बी बचा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय अवनीश, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं, यानी सेकंड लास्ट ऑफ दिस इंग्लिश सेशन है ना। अब हम देखते हैं, इसमें छोटा सा पैसेज है, एक हमें पढ़ना है केयरफुली। क्रिसमस इज माय फेवरेट हॉलीडे, क्रिसमस मेरा सबसे पसंदीदा छुट्टी है। या और माई ग्रैंड मदर, क्यों, क्योंकि मेरी दादी माँ मेक्स जैम सलाद एंड कप केक्स बनाती हैं, सलाद बनाती हैं। किस पर, क्रिसमस पर। आई ऑल्सो गेट ए present on Christmas. Last year I got a new set of paint brushes हमने पिछले साल पाया, और हर क्रिसमस पे हमें नए नए उपहार मिलते हैं। This year I hope to get new pencils, इस ईयर हमें आशा है कि हम नई पेंसिल्स पाएंगे। And a drawing pad, और ड्राइंग पैड। I always have फन ऑन क्रिसमस, हमेशा मैंने क्रिसमस पर फन किया है, यानी मजा लिया है, अच्छे से क्रिसमस को मनाया है। चलिए हम बात करते हैं हम प्रश्न की, कि इस पे प्रश्न क्या आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या आया हुआ है क्रिसमस पर। एक सेकेंड, 29 आई थिंक छूट गया था, ध्यान दे लें पहले 29 को, 29 छूट गया था, ध्यान देंगे। आई हियर्ड an interesting story yesterday, which of the following words in the above sentence represent an article, ऊपर दिए हुए वाक्य में कौन सा वर्ड जो आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरेस्टिंग के पहले जो एन आया है वो आर्टिकल है, इसमें देखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब चलते हैं हम जो पैसेज पढ़े थे उसके क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान देना, पैसेज में पूछ रहा है कि व्हेन डज द आथर्स, यानी जो आथर है, व्हेन डज आथर्स ग्रैंड मदर मेक्स कप केक, कब जो है आथर की ग्रैंड माँ जो है बनाती है क्या, कप केक्स। तो आंसर विल बी ए, बिकॉज ऑफ आपने रीड किया कि वो क्रिसमस के समय पर सलाद, कप केक इत्यादि बनाती है। इसी के साथ इंग्लिश का सेशन कंप्लीट होता हुआ, अब इसके नेक्स्ट सेशन के लिए जो अगले हमारे अनुभवी अध्यापक हैं आपको क्लास देंगे और सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो और कैसे, बढ़िया, मस्त, झकास भाई सब लोग। चलो ये देखो, जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन ईबीएस का जो सामाजिक अध्ययन और समसामयिक घटनाएं होती करंट का, वो पूरा कवर करेंगे हम। 40 क्वेश्चन मिलकर और मिलाएंगे मेरे भाई जल्दी से कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। अपने आप को आंकेंगे बैठकर आप अपने घर पर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक खोला है? बिल्कुल, खेलो मेरे बच्चों, खेलो मेरे लाल। और कहां पर? नजफगढ़। कहां पर खोला भाई? नजफगढ़ में खोला गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। किस रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम ले जाना है? बिल्कुल मेरे भाई, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? PSLV C-51। PSLV का मतलब होता है मेरे भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सी ऑप्शन यहां पर सही होता है आपका। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया? बिल्कुल, अभी भारत ने भैया एक पनडुब्बी सौंपी एक देश को, जिस देश की राजधानी क्या न्यापिता हो, उस देश का नाम क्या? म्यांमार, जहां से आए थे रोहिंग्या। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना। केंद्र सरकार ने
1 जनवरी 2021 से, बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? अभी तक भाई भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ था और 1 जनवरी 2021 को हटा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी, बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए। अगला देखना, अगला क्वेश्चन कहता भाई कि ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किस 2 राज्यों में आयोजित किया जाता है? ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किस 2 राज्यों में आयोजित किया जाता है भाई? कहां कहां? तो अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए भाई, असम सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला स्टेट भी है, ठीक। अगला देखना, अगला कहता भाई किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा मेरे लाल, आप लोग पंजाब पर जाएंगे, लेकिन पंजाब नहीं, सही क्या मेरे भाई, यूपी। और योगी आदित्यनाथ के द्वारा फैसला लिया गया है, ठीक है ना, उनकी वीरता को यहां पर दिखाया जाएगा। अगला देखना, किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है? उस राज्य का नाम क्या मेरे भाई? उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम मेरे भाई? उस राज्य का नाम है गुजरात, ठीक है ना। गुजरात राज्य ने यह फैसला लिया हुआ है। 78 क्वेश्चन देखना भैया, किस राज्य ने पहले चावल का एटीएम स्थापित किया है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने चावल एटीएम खोला है? बात समझ रहे हैं, पैसा जमा करिए, चावल लेकर जाइए। तो देखिए कौन सा राज्य मेरे भाई, कर्नाटक। बेंगलुरु यहां की राजधानी है। इसको और कई नामों से जाना जाता है भाई, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कर्नाटक को और किस नाम से जाना जाता है। अगला देखना, किस देश के साथ भारत ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? बिल्कुल उस देश के साथ जो भारत का बहुत कट्टर विरोधी हुआ करता है, नाम है पाकिस्तान, ठीक है ना। किसके साथ मेरे लाल? पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना, 1 जनवरी 2021 को किस संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? उसका नाम क्या मेरे भाई? उसका नाम DRDO, डिफेंस रिसर्च, DRDO। बात समझ रहे हैं ना। ये है कहां पर मेरे भाई? कमेंट करके बताइए DRDO है कहां पर, ये स्थापना कहां हुई इसकी, जल्दी बताइए कमेंट करके, फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका, ठीक है ना। अगला मेरे भाई, राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भैया, किसे किया गया? अभिनव कला परिषद को। किसे किया गया मेरे भाई? अभिनव कला परिषद को। राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार किसे दिया गया? अभिनव कला परिषद को दिया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, 82 क्या कहता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जानते हैं ना भैया, जो भारत नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी में शामिल है, कि अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार दिया गया? नाम क्या उनका? नाम मेरे भाई सोमा मंडल, रानू मंडल नहीं मेरे भाई, सोमा मंडल है, बात समझिएगा ध्यान से यहां पर। अगला देखना, 83 क्या कहता है? ये सबरीमाला बहुत चर्चा में रहा। सबरीमाला विजयना कोसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? KS विजयनाथ, ठीक है ना, KS विजयनाथ। ये वही सबरीमाला मंदिर की बात है जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अगला मेरे भाई, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदलने का फैसला लिया है? भाई वहां का एक शब्द है ना, वहां के राष्ट्रगान में एक शब्द है यूनिटी करके, वहां का एक शब्द है, उसको बदलने का फैसला लिया भाई ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने लिया हुआ है, ठीक। आगे देखना, 85 हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? बिल्कुल क्या नाम उसका भाई? सॉनसान। क्या नाम है? सॉनसान। इसके पहले कौन थे भैया? इसके पहले थे जैकमा करके थे, वो नहीं, अब कौन हो गए भैया? सॉनसान हो गए हैं। ये भी कहां के हैं? चाइना के हैं, ठीक। अगला देखना, किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? उसका नाम क्या है? उस राज्य का नाम भैया झारखंड। उस राज्य का नाम भैया झारखंड, जहां पर स्वर्णरेखा नदी बहती है, जहां पर छोटा नागपुर का पठार है, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन बने मेरे भाई? तो बने भैया सूर्य शेखर। कौन बने? सूर्य शेखर, आपको पता होगा, ठीक ना। तो देखना यहां पर, सॉरी थोड़े से यहां पर देखना भाई, बिल्कुल। तो कौन बने मेरे भाई? लियोन मेंडोका। कौन बने? लियोन मेंडोका यहां पर बने।
तो 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बने भाई लियोन मेंडोका बने यहां पर, ठीक ना। अगला देखना भाई, भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हो चुका है भैया, वो कहां पर हुआ? गोवा में। गोवा में हो चुका मेरे भाई, कहां पर? गोवा में, ठीक है ना। कौन सा भैया? 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ? गोवा में हुआ, जहां की राजधानी पणजी है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, किस देश द्वारा पारित किया गया है? उस देश का नाम क्या? यूएसए। उस देश का नाम क्या मेरे लाल? अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है ना। मलाला यूसुफजई को भैया कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष आपको कमेंट करना 2014। अगला देखना भाई, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन भैया। तो गर्भपात को किस देश ने भैया वैध पारित किया? अर्जेंटीना ने। किसने किया मेरे भाई? अर्जेंटीना ने किया हुआ, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना कंट्री ने क्या कर दिया? जो गर्भपात करवाते ना लोग, उसको वैध घोषित कर दिया भाई। अगला, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई, कि व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा भैया? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 92 क्या कहता है? 92 कहता है भाई, किस देश ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक ना, किस देश ने की भाई? अभी वहां पर चुनाव चल रहा है मेरे भाई वर्तमान में, और उस स्टेट का नाम पश्चिम बंगाल, ठीक ना। केंद्रीय बजट 2021 किस तारीख को पेश किया जाएगा? यह पेश हो चुका भाई कब? 1 फरवरी 2021, ठीक है ना, 1 फरवरी 2021 को। अगला देखना भाई, निर्मला सीतारमण के द्वारा ना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? उस राज्य का नाम क्या मेरे भाई? महाराष्ट्र, ठीक है ना। मतलब सिंचाई सुविधा को बेहतर करने के लिए, सिंचाई सुविधा को प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 95 क्या कहता है? शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भैया 30 जनवरी, लेकिन 23 मार्च भी होता है, बस समझिएगा, ठीक है ना। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी दिल्ली के प्रार्थना सभा में, ठीक है ना। फुटबॉल इतिहास में 770 गोल करने वाले सर्वोच्च खिलाड़ी कौन बने? बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई। उनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम भैया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिन्हें अभी एक बच्चे गेम खेलते हैं ना, जिसका नाम फ्री फायर, एक गेम है फ्री फायर, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 97 देखना भैया। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? सिंपल सी बात, इनका नाम कोई हो ही नहीं सकता, विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली। और एक चीज भैया, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर भी यही बन चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 98 वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 7। 2021 में भी 7, बात समझ रहे ना, 2021 में भी 7 लोगों को दिया गया है, 20 में भी 7 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 99 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। किसको दिया गया? शिंजो अबे को दिया गया, ठीक ना, शिंजो अबे को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखना, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 1928 में जीता था भाई। कब जीता था? 1928 में, ठीक है ना। अगला, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है मेरे भाई। कितनी होती है मेरे लाल? 5 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है बास्केटबॉल में? 5 होती है। अगला देखना, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला कहां है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ऋषिकेश में। कहां पर भाई? ऋषिकेश में है, ठीक ना। लक्ष्मण झूला कहां पर? ऋषिकेश में। सार्क का मुख्यालय कहां है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। कहां पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहां की राजधानी? नेपाल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन बनी? कौन बनी थी? क्या नाम था उनका भाई? विजय लक्ष्मी पंडित। किसको बनाया गया था? विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। जल्दी जल्दी टिक करना भाई ऑप्शन को, ठीक है ना, फास्ट। निम्नलिखित में से सहायक नदी
मुख्य नदी के संबंध में सत्य नहीं है? भाई बनास चंबल सही है, बेतवा यमुना सही है, ताप्ती नर्मदा यही गलत है, बाकी सोन गंगा ये भी सही है। मतलब सोन गंगा की सहायक, बनास चंबल की, बेतवा यमुना की, ताप्ती नर्मदा ये दोनों अलग अलग हैं बल्कि सहायक नहीं है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप नहीं है? मेरे भाई नारकोंडा बिल्कुल है, भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना, भारत में है ये, है ना। बैरन भी भारत में है, ये दोनों है। कौन सा नहीं? पंबन नहीं है मेरे भाई, पंबन द्वीप नहीं है, बल्कि पंबन द्वीप कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि में है। कहां पर है? पाक जलसंधि में है, आदम ब्रिज पर। अगला देखना 107, माही और लूनी नदी का उद्गम स्थल है पर्वतमाला का नाम क्या मेरे भाई? अरावली। तो अरावली से निकलती कौन कौन सी? माही और लूनी नदी। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बात समझ रहे ना भैया? अच्छा छोड़, सॉरी। कारखानों और खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम हो, कितनी मेरे भाई? 14 वर्ष। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को खान खदानों या जोखिम भरे स्थानों पर काम नहीं करवाया जा सकता है। यह कहा गया आर्टिकल कितना भाई? 24 में। 23-24 संबंधित ना भैया, 23-24 दोनों का संबंध है। अगला भैया लाल कोठरी घटना, लाल कोठरी घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के बाद मर गए थे ना भैया, तो कहां घटित है? इसको लाल कोठरी या काल कोठरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, काल कोठरी भी कहा जाता है। कोलकाता में। कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था ये। लास्ट क्वेश्चन देखना भाई, लास्ट क्वेश्चन कहता भाई निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? उसका नाम क्या है? सेबी, सेबी, SEBI, ठीक है ना। स्मॉल इंडस्ट्रियल, सेबी है ना भैया, सॉरी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये है भैया एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया। यही भैया कंट्रोल करते किसको मेरे भाई? BSc NSC को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर किए हैं, ठीक है ना। मिलाइएगा घर पे बैठ के आराम से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप संस्था में आए, आप लोगों ने टेस्ट दिया, हम लोग हौसला अफजाई किया भाई, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूचित करते रहा करिए, टेलीग्राम से जोड़िए लोगों को कि लोग जुड़ें, आरबी क्लासेस संस्था को जानें, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं उसकी सूचना पहुँचाते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।